लेट्स डू IFRS 13 वेरी क्विकली। ये टॉपिक एज सच अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन में ही सब कुछ आता है। तो डेफिनेशन चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमें कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन देखते हैं इसका। तो एक सेकेंड, पहले डायरेक्टली डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। यही इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन हो गया तो ये चैप्टर हो गया। डेफिनेशन में लिखा है फेयर वैल्यू इज द प्राइस। मैंने कहा था आपको, आज सुबह भी बताया था, इफ यू रिमेंबर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करते वक्त 4 पैरामीटर्स। द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर लाइबिलिटी, इसको हमने कहा था एग्जिट प्राइस। एग्जिट प्राइस इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, ये पहला पॉइंट बताया था। ये दूसरा पॉइंट बताया था। बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये तीसरा पॉइंट था। एट द मेजरमेंट डेट, ये चौथा पॉइंट बताया था। ये 4 पॉइंटर्स मैंने आपको बताया। ये 4 पॉइंटर्स में खेल खत्म होता है पूरा। पहले वाली स्टैंडर्ड में कुछ एम्बिग्युइटी थी। एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एसेट बेचने के लिए या एसेट परचेस करने के, दोनों की प्राइस अलग हो सकती है। ऑब्जेक्टिव जिस जैसे होता है उस तरीके की प्राइस मेरी बनती है मेरे पास। इसीलिए यह बात जरूरी है कि एसेट हम बेचने वाले हैं या उसको परचेस करने वाले, फेयर वैल्यू कौन सी प्राइस हम ले फेयर वैल्यू के लिए, एंट्री प्राइस या एग्जिट प्राइस। तो फेयर वैल्यू इज द एग्जिट प्राइस। इस एग्जिट प्राइस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, it will not consider, do not consider transaction cost, do not consider transaction कॉस्ट, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल ट्रांजैक्शन है मेजरमेंट डेट का। तो जो भी प्राइस आएगी उससे मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम रिड्यूस नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कौन सी? एजेंट की फीस, एजेंट का कमीशन, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, लीगल चार्जेस, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंसिडर दैट। इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर नहीं करनी है। सो एग्जिट प्राइस डू नॉट कंसिडर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब कंसिडर की जाती है मैं आपको बताता हूं। सेकंड इसमें आती है बात कि जब ये प्राइस निकालते हैं तब एसेट और लाइबिलिटी जो सब्जेक्ट टू मेजरमेंट है, इसका यूनिट ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? ये अकाउंट, ये एसेट, ये लाइबिलिटी इंडिविजुअल एसेट लाइबिलिटी है या इट इज इन ग्रुप, ये देखना है। ग्रुप में फेयर वैल्यू अलग आती है, इंडिविजुअली फेयर वैल्यू अलग आती है। सो इसका यूनिट ऑफ अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस इट इज सिंगल एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट। एट द सेम टाइम एसेट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कंसिडर करनी है। एसेट पुरानी है या नई है? एसेट लेट्स से व्हीकल है तो कितने माइलेज उसका हो चुका है, में कौन से साल का है, एसेट का लोकेशन कौन सा है और उसका प्रिंसिपल मार्केट कहां पे है, ये है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आती है। ट्रांजैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ एसेट कितनी है वो नहीं देखनी, वो ट्रांजैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब एक एसी है और 50 एसी है तो फेयर वैल्यू में फर्क पड़ेगा, ये बात गलत है। मैं 50 एसी बेचूंगा तो वो कम प्राइस में बेचने पड़ेंगे, वॉल्यूम डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक एसी बेचूंगा तो नहीं देना पड़ेगा, जरूरी नहीं। ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में कंसिडरेशन नहीं देना है आपको।
तो कितने नंबर ऑफ एसेट आपके पास है जिसकी आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, इट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल. क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज इंपॉर्टेंट. उसकी कंडीशन क्या है और उसका लोकेशन क्या है. तो कंडीशन एंड लोकेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट. सो प्रिंसिपल मार्केट, जहां पे यहां पे लिखा है ना ऑर्डरली ट्रांजैक्शन. ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ प्रिंसिपल मार्केट और इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट. सो यहां पे लिखा है ट्रांजैक्शन, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मीन्स transaction which takes place in a principal market or most advantageous market. most advantageous market और principal market, ये एक है, ये दूसरा है. बट एक नहीं मिलता तो ही दूसरे के पास जाना है, नहीं तो दूसरे की कोई जरूरत नहीं है. प्रिंसिपल मार्केट मतलब कौन सा मार्केट? प्रिंसिपल मार्केट मतलब मार्केट विच हैव्स अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, विच हैज अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम. अगर ये प्रिंसिपल मार्केट मेरा दिल्ली में है एंड एसेट का लोकेशन चेन्नई में है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली. ये कंसिडर करना है बिकॉज लोकेशन इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये ट्रांजैक्शनल नहीं है. भले ये ट्रांजैक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी ये फिजिकल एट्रीब्यूट का पार्ट है वो लोकेशन. इसीलिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा कंसिडर की जाती है फॉर डिडक्शन फ्रॉम द फेयर वैल्यू. आर यू विथ मी ऑन दिस? ये बात ध्यान में रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर टेस्ट हुई तो ये हो सकती है टेस्ट. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव टू कंसिडर, ट्रांजैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी इग्नोर्ड. मैं लिखता हूं ट्रांजैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी इग्नोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, volume discount shall not be considered. ये क्या कर रहा हूं मैं? एसेट है मेरे पास, उसका फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं. तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते समय मैं क्या सोचूंगा, ये एसेट अगर बेचना है तो कितने अमाउंट में बेचा जाएगा. तो कितने अमाउंट में बेचा जाएगा, तो उसकी प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ये ट्रांजैक्शनल कॉस्ट नहीं कंसिडर करता मैं. किसी का कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, लीगल चार्जेस कंसिडर नहीं करता. सिमिलरली वॉल्यूम डिस्काउंट देना पड़े तो वो भी अमाउंट में रिड्यूस नहीं करता, बिकॉज दैट इज ट्रांजैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कंसिडर करता हूं वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू. हालांकि ये हमें इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, वैल्यूअर करके देगा, हम उसको बस इवैल्यूएट करेंगे आईएफआरएस 13 के कैरेक्टरिस्टिक, आईएफआरएस 13 के पैरामीटर्स मीट हुए हैं या नहीं मीट हुए, तो वो हम देखेंगे. तो ट्रांजैक्शन, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब है, अब ये मेरा पहली बात मेरी हो गई. प्राइस, वैसे आगे हम ये बात करेंगे कि डू नॉट कंसिडर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे और ये एग्जिट प्राइस रहेगी. वो प्राइस किसकी रहेगी? प्राइस रहेगी एसेट और लाइबिलिटी की, वेदर इट इज इन अ ग्रुप और इट इज इंडिविजुअल. ग्रुप मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम नहीं, ये वॉल्यूम की बात नहीं चल रही, सीजीयू की बात चल रही है. 50 लैपटॉप्स की बात नहीं चल रही. ये लैपटॉप्स प्लस डेस्कटॉप प्लस कैमरा प्लस माइक प्लस स्पीकर प्लस ये एयर कंडीशनर, इस ग्रुप की बात चल रही है. ठीक है, 50 लैपटॉप इज अ वॉल्यूम, वो कंसिडर नहीं करना है. लैपटॉप एक ही है, नंबर 50 है, लैपटॉप एक ही फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वही 50 को अप्लाई करनी है, उसमें वॉल्यूम डिस्काउंट कंसिडर नहीं करना, तो वो वैल्यू आएगी. लेकिन लैपटॉप जब मैं इस ग्रुप में कंसिडर करता हूं स्टूडियो वाली एसेट्स के साथ, तो उसका वैल्यूएशन अलग हो सकता है. बात समझ में आ रही है सबको मेरी? कई बार डॉक्यूमेंट कैमरा, अब वो पुराने हो चुके हैं डॉक्यूमेंट कैमरा, ये पहले आज मैं आईपैड यूज करता हूं फॉर एग्जांपल. इस कुछ सालों पहले 2016 में, 17 की बात है, 17-18 में मैं डॉक्यूमेंट कैमरा यूज करता था. वो ओवरहेड नहीं, क्या वो स्लाइड जैसे होता था, ऊपर से कैमरा आता था, नीचे में पेपर पे लिखता था, वही कैमरा रिफ्लेक्ट होता था, ओएचपी जैसे, करेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे, वही वो डॉक्यूमेंट कैमरा कहते हैं उसको. अब उसकी वैल्यू स्टूडियो में है, इंडिपेंडेंटली उसकी कुछ वैल्यू है ही नहीं. कहने का मतलब यह है कि वो स्टूडियो के साथ कंसिडर करता हो तो उसकी वैल्यू हो सकती है,
बट व्हेन आई कंसिडर इट इंडिविजुअली शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये मेरे स्टूडियो के सेटअप में उसकी वैल्यू है, दूसरे किसी के स्टूडियो में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए ये ग्रुप में है या इंडिविजुअल है, इसके ऊपर भी उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मतलब जो कोई एसेट की आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो कौन से मार्केट की, पहले बड़ी एम्बिग्युइटी थी, होलसेल मार्केट में, रिटेल मार्केट में, डीलर मार्केट में, मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में, कौन सी मार्केट की प्राइस कंसिडर करूं। पहले दो बड़ी एम्बिग्युइटीज थी, एग्जिट प्राइस या एंट्री प्राइस, एंड सेकंड एम्बिग्युइटी ये थी कौन से मार्केट की। हर मार्केट की अपनी प्राइस अलग है। रिटेल मार्केट में ज्यादा अमाउंट है तो मैं रिटेल मार्केट लूंगा, फेयर वैल्यू कम दिखानी है तो मैं होलसेल मार्केट, डीलर मार्केट वाली प्राइस लूंगा। कोई भी किसी भी तरह से बिहेव करता था, उसमें कोई पैरामीटर्स प्रिंसिपल्स थे नहीं, फ्लेक्सिबल था फेयर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा, जैसे उसको तोड़ो मरोड़ो हो सकता था वो। आज भी कुछ हद तक होता है लेकिन काफी उस पर एक कंट्रोल आ चुका है। तो उसका रीजन ये है कि लिखा है ट्रांजैक्शन, कहां की प्राइस, कौन से मार्केट की प्राइस, प्रिंसिपल मार्केट की प्राइस, जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम जाता है वो वाली मार्केट की प्राइस विल बी द फेयर वैल्यू। तो आपको कैसे पता कौन से मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम है? तो स्टैंडर्ड कहता है ज्यादा ढूंढो मत, आप जनरली जिस किसी 2-3 मार्केट में आप डील करते हो उस एसेट से रिलेटेड, तो उस एसेट में जाके देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पे, वो दिखने में आता है। अब जैसे इक्विटी शेयर फॉर एग्जांपल, हमारे यहां पे बीएससी है और एनएससी है, हाईएस्ट वॉल्यूम एनएससी का है तो एनएससी विल बी प्रिंसिपल मार्केट। तो जो शेयर की फेयर वैल्यू हमें चाहिए वो एनएससी पे जाके हम शेयर प्राइस चेक करेंगे, दैट विल बी इट्स फेयर वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप कौन सी प्राइस लेंगे, स्टार्ट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, मिड ऑफ द डे? वहां पे कोई गाइडेंस नहीं है, आप चाहे जो भी लो लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्ट ऑफ द डे की प्राइस ली तो हमेशा स्टार्ट ऑफ द डे, मिड डे वाली प्राइस ली तो हमेशा मिड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे की तो हमेशा एंड ऑफ द डे। तो ये पॉलिसी है, एक एसेट के लिए फॉलो की तो सभी एसेट के लिए कंसिस्टेंटली वो फॉलो करनी पड़ेगी एज फार एज इक्विटी शेयर्स आर कंसर्न। आर यू विथ मी एवरीवन? नहीं तो हम लेंगे दिन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वही मेरी प्राइस, सो दैट विल गिव यू द प्रॉफिट्स इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो अलाउड नहीं रहेगा। तो वहां पे विल हैव टू बी केयरफुल। सो ट्रांजैक्शन, वो जो प्राइस है, प्राइस ऑफ विच मार्केट, मार्केट विच इज अ प्रिंसिपल मार्केट, which is a principal market? Principal market is the market which has a highest volume and quantities in its dealings. अगर पता नहीं हाईएस्ट वॉल्यूम कहां का है, सभी मार्केट सिमिलर दिख रहे, तो देन इन दैट केस आई हैव अ मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट मतलब तीनों मार्केट में से कौन सी मार्केट में इन टर्म्स ऑफ कैश सबसे ज्यादा रिकवरी होगी, दैट विल बी माय मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। अब ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्रांजैक्शन प्राइस रिड्यूस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट 1, 2 एंड 3, यहां पे एग्जिट प्राइस है 150, 130, 160 लेस। अब एग्जिट प्राइस में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहां पे 20, यहां पे 5, यहां पे 40, यह आ गया 130, 125, यह आ गया 120 लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कमीशन एक्सेट्रा 10 रुपए, यहां पे लेट्स से 15 रुपए और यहां पे 5 रुपए, यह आ गया 120, 120, 10, 15 है, ये 15 है और ये आएगा 115। विच इज द मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट? फर्स्ट 120 वाला, फर्स्ट 130। फेयर वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी 130 ऑफ दैट मार्केट, दैट वुड बी 130 ऑफ दैट मार्केट फेयर वैल्यू, because it should be before reducing the transaction cost. However, for determining which is the most advantageous market in terms of cash, where is the highest realization in terms of cash, that I'll have to find out, and for that I'll have to reduce transaction cost in order to determine the highest recovery in terms of cash. Lekin while arriving at the fair value, I will add back the transaction price, transaction cost, and I will come at the fair value which is 130.
Is everybody with me on this? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। करेक्ट है, सब साथ है मेरे। नंबर 3, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये बिल्कुल सिंपल है। इट इज इंडिपेंडेंट, knowledgeable willing buyer, knowledgeable willing seller who is able to enter into a transaction, those who are independent from each other and who are willing to enter into a transaction. विंडो शॉपिंग नहीं कर रहे वो लोग, जैसे हम करते हैं ना, शॉपिंग के लिए जाते तो विंडो शॉपिंग, परचेस कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही जाके आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो ऐसा नहीं है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं है, विलिंग टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, तो वो वाली बात चल रही। तो वो वाले मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं कहीं पे भी नहीं हूं, मेरी एसेट है, मैं कहीं पे भी नहीं हूं, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें। प्राइस इज एग्जिट प्राइस based on the current expectation, which should not reduce the transaction cost. It is strictly prohibited to reduce the transaction cost from the price. तो हमने ये 4 attributes देखे, चारों के चारों evaluate किए definition में से। Are you with me? Still हमने IFRS 9 में देखा था what is a fair value. So fair value हमने देखा था, it is a price which is equivalent to the transaction price unless otherwise proved, or there is evidence that the current price is not equivalent to fair value, transaction price is not equivalent to fair value, तो हम calculate करते सेपरेट, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये इसके ऊपर कई सारी एम्बिग्युइटीज थी पहले, ये रिड्यूस की गई। एंट्री प्राइस है एग्जिट प्राइस, एग्जिट प्राइस, विच मार्केट, द प्राइस, which price in which market, the price in principal market, in absence of principal market, most advantageous market। बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट सेम है, मेजरमेंट डेट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल ट्रांजैक्शन। ठीक है, कई सारी क्लैरिफिकेशंस आ गई यहां पे इस डेफिनेशन में। तो ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन है, ये आपको लिखने के लिए आ सकती है। ये फेयर वैल्यू का टॉपिक कब आया था, एग्जाम में कब पूछा गया था, मैं चेक करता हूं, एक सेकेंड। सेपरेट सवाल बहुत साल में मेरे ख्याल से पूछा नहीं गया है इसके ऊपर। नहीं पूछा है, अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 में ही 18 मार्क से रिलेटेड, 18 मार्क को ये सवाल पूछा गया था। तो क्लोज कॉल है, जून 2024 का एग्जामिनेशन है आपका। तो एक एग्जाम पहले 18 मार्क का आया है, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी है, इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा फेयर वैल्यू के ऊपर, बट यू कांट टेक इट लाइटली। इसके पहले जून 2021, 2013 में उसके पहले पूछा गया, तो ये रिसेंटली 2 बार पूछा गया है, जून 21 और दिसंबर 23। ऑलराइट, तो डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी हम उसको करके रखें। वैल्यूएशन टेक्निक्स हमारे पास जो है, हमने आज भी सुबह देखा था, 3 तरह की वैल्यूएशन टेक्निक्स हमारे पास है। एक बात मैं उसके बाद में आपसे करने वाला हूं, ये वाली, which is specific to non-financial assets. Non-financial assets like property, plant and equipment. Financial assets जो होती है वो contractual based assets होती है या liabilities होती है, वहां कोई alternative use नहीं हो सकता किसी भी asset और liability का। हालांकि नॉन फाइनेंशियल एसेट के अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग आप लोग यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, मैं यूज करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी के लिए, कोई और यूज करेगा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस इन जनरल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आप यूज करोगे रेंटल पर्पस के लिए। अलग अलग वे है उसको यूज करने का, हर एक का बेनिफिट का एक लेवल होता है, वो अलग अलग हो सकता है। सो स्टैंडर्ड कहता है फेयर वैल्यू शुड बी डिटरमाइंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं वो एसेट किस पर्पस के लिए यूज करूंगा इसका कोई लेना देना नहीं है।
मैं वो एसेट किस लिए यूज करता हूं, इसकी बेसिस के ऊपर वो एसेट का फेयर वैल्यूएशन नहीं होगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस एसेट का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं, उस बेसिस पे उसका फेयर वैल्यूएशन होगा। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? एक ही एसेट का पर्पस विच इज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट में तो ये होना पॉसिबल नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट में एक एसेट के मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं, मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। तो मैं किस लिए उसका यूसेज करता हूं, उसका कॉग्निजेंस फेयर वैल्यूएशन में नहीं लिया जाता। उसका कॉग्निजेंस लेना जरूरी भी नहीं है। कॉग्निजेंस क्या लेना है? मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मैं छोड़ के दूसरा कोई भी एंटिटी, अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज उस प्रॉपर्टी का किस पर्पस के लिए करते हैं, बेस्ड ऑन दैट पर्पस फेयर वैल्यू विल बी डिटरमाइंड। आर यू विथ मी ऑन दिस? इसको कहते हैं हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। सो नॉन फाइनेंशियल एसेट टू बी मेजर्ड बेस्ड ऑन इट्स हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। तो आप सोचेंगे हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का वैल्यूएशन से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। ये वैल्यूएशन की टेक्निक्स जो है ये हम देखेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो मैं दोबारा से उसमें आता हूं। वैल्यूएशन टेक्निक कहता है कि मार्केट अप्रोच इज द बेस्ट वे। एक्चुअली मार्केट अप्रोच इज द बेस्ट वे। मार्केट में सिमिलर एसेट कोई है तो उसकी वैल्यू देखो एंड अकॉर्डिंगली उसका वैल्यूएशन करो। मार्केट में सिमिलर एसेट देखो, आइडेंटिकल एसेट तो बहुत बढ़िया। इक्विटी शेयर की केस में जो लिस्टेड है उसकी केस में आइडेंटिकल एसेट की बात हो सकती है। नॉन फाइनेंशियल एसेट में आइडेंटिकल एसेट की बात नहीं हो सकती, सिमिलर एसेट की बात हो सकती है। मेरे पास की बिल्डिंग सामने वाले की बिल्डिंग अलग है, सिमिलर है, टाइप बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है। इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स, आइडेंटिकल एसेट। यह मार्केट अप्रोच हुआ दोनों की केस में। पहली केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं, आइडेंटिकल एसेट की केस में जो एनएससी पे टाटा मोटर्स की शेयर की वैल्यू है वही मेरे शेयर की वैल्यू रहेगी। मार्केट अप्रोच। मेरे पास की बिल्डिंग और मार्केट की बिल्डिंग जो है, मार्केट में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हमें कुछ रेडी रेकनर रेट देते हैं कि नहीं देते? याद है आप? पता है वो रेडी रेकनर रेट इज अ रेफरेंस अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रेडी रेकनर का रेट होता है, दैट रेट आई कैन टेक एज अ मार्केट रेट। उसमें मेरी बिल्डिंग की कंडीशंस, लोकेशंस के ऊपर उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो गए एंड मेरी फेयर वैल्यू निकलेगी। वो भी मार्केट अप्रोच ही है। कई बार ये पॉसिबल नहीं। मशीनरी है, ऐसी कोई मशीनरी है नहीं जिसका कोई रेडीली रेट मेरे पास अवेलेबल है, कर ही नहीं सकता मैं ऐसे। Market approach cannot be followed because the asset which I would like to fair value is nowhere listed in the market. Readily available price नहीं है। तो मैं इनकम अप्रोच फॉलो करता हूं। इनकम अप्रोच कैसे कंसिडर करते हैं? डीसीएफ अप्रोच, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, मल्टीपल पी फैक्टर एप्लीकेशन का अप्रोच, ये कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, उसका वैल्यूएशन निकालते हैं। एसेट अगर मेरे पास है जिससे कैश फ्लोज मुझे आते हैं तो वो कैश फ्लोज इज दी वो कैश फ्लोज जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स डिराइव करेंगे कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। मेरे कैश फ्लोज नहीं रहेंगे वो। मार्केट पार्टिसिपेंट अगर उस एसेट का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज करते हैं तो व्हाट वुड बी द कैश फ्लोज दैट वुड बी अर्न्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दोज विल बी प्रेजेंट वैल्यूड and that would be considered as the fair value of that asset. इसीलिए highest and best use हमें consider करना है। Any cash flows which I earn, उसको present value किया तो वो होते हैं I will earn in future, that will give me value in use. If you remember IAS 36. तो मेरे specific, अगर entity specific मैं cash flows use करता हूं to calculate the present value, that present value is equivalent to value in use. बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज जो करते हैं उसके पार्ट कैश फ्लोज यूज करके जो हम प्रेजेंट वैल्यू करते हैं उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। आर यू विथ मी एवरीवन ऑन दिस? दैट्स द डिफरेंस। This is not applicable to the financial instruments and such highest and best use should be physically possible, legally permissible and financially feasible.
हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। मतलब ऐसे नहीं कि कोई एक बिल्डिंग है जो पहले हॉस्पिटल था, आई वुड लाइक टू कन्वर्ट इट इनटू एन एंटरटेनमेंट सेंटर। फिजिकली पॉसिबल, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं, लीगली भी परमिसिबल शायद नहीं होगा, तो और फिजिकली भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये तीनों में से कोई एक भी है तो मैं हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज वो वाला नहीं दूंगा। हॉस्पिटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एंटरटेनमेंट सेंटर, करेक्ट। ज्यादा से ज्यादा वो हॉस्टल हो सकता है और ज्यादा नहीं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है वाइल कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। मैं उसका एक यूज कर रहा हूं अल्टरनेटिव, जो यूज मैं कोशिश कर रहा हूं, सोचता हूं दैट शुड बी परमिसिबल फिजिकली, लीगली एंड फाइनेंशियली। तीसरा मेथड होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। रेयरली यूज होता है ये बहुत, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू कॉस्ट, इट डजंट प्रोवाइड यू द फेयर वैल्यू। ये स्टैंडर्ड ही कहता है। ये किसी भी अप्रोच से मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूं, उसके लिए मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है, जो इनपुट्स आते हैं। दोज आर लेवल 1 इनपुट्स, लेवल 2 इनपुट्स एंड लेवल 3 इनपुट्स। लेवल 1 इनपुट्स मतलब अनचेंज्ड, अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड इनपुट्स। इक्विटी शेयर की प्राइस फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, डायरेक्टली एनएससी से जाके मुझे पता चलता है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, दैट्स इट, बात खत्म। वही मैं लेता हूं अनएडजस्टेड इनपुट्स, लेवल 1। लेवल 2 म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स की फेयर वैल्यू, म्यूचुअल फंड्स में अंडरलाइंग एसेट्स होती है, इक्विटी शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज। ये इसकी वैल्यू गैदर की जाती है, टोटल वैल्यू माइनस अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, अनएडजस्टेड नेम, वेरी सॉरी फॉर दिस, गलती हो गई, अनऑब्जर्वेबल लिखना था, यहां लिखा है अनऑब्जर्वेबल, मैंने गलती से अनएडजस्टेबल लिखा। अनऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्व इनपुट से जो है, अनऑब्जर्वेबल इनपुट का नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट फॉर अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। लेवल 1 में नो एडजस्टमेंट फॉर अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। यहां पे एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टेड विथ अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी की फीस, अदर चार्जेस, ये एडजस्ट किए जाते हैं। जो वैल्यू आती है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, दैट विल बी पर यूनिट प्राइस ऑफ अ म्यूचुअल फंड। करेक्ट, एम आई राइट? सो ये क्या करते हैं हम लोग यहां पे, लेवल 2 कहते हैं। इसके डिस्क्लोजर्स चेंज हो जाते हैं। लेवल 2 वाली जो एसेट्स है उसके डिस्क्लोजर्स चेंज होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। एंड लेवल 3 इज एवरीथिंग इज अनऑब्जर्वेबल, एवरीथिंग इज अनऑब्जर्वेबल। जैसे डीसीएफ मेथड होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, हम एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्रोप्रिएट वाला फाइंड आउट करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल नहीं है, कैश फ्लोज भी ऑब्जर्वेबल नहीं, और जो कैलकुलेट करते हैं, इट इज लेवल 3, इट इज लेवल 3। इतना ही स्टैंडर्ड है। आपको ध्यान में रखने जैसी 4 बातें। नंबर 1 डेफिनेशन, एग्जिट प्राइस वाला वो डेफिनेशन, फेयर वैल्यू का डेफिनेशन, the price that would be paid, that would be received to sell an asset, price that would be paid to sell a liability or transfer a liability in an orderly transaction between market participants on a measurement date। उसके 4 पैरामीटर्स। सेकेंड, 4 पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं इसके। सेकेंड जो ध्यान में रखना है, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज फॉर दी नॉन फाइनेंशियल एसेट। थर्ड, अप्रोचेस टू द वैल्यूएशन, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच। चौथी बात आती है लेवल ऑफ इनपुट्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 इज नॉट एडजस्टेड फॉर अनऑब्जर्वेबल इनपुट एट ऑल,
डायरेक्ट प्राइस लेते हैं हम विदाउट एनी एडजस्टमेंट। सेकेंड, लेवल 2 में ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, जो भी इनपुट आता है हमें उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं विद अनऑब्जर्वेबल इनपुट, और लेवल 3 में सब कुछ अनऑब्जर्वेबल होता है। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सेकेंड इसमें जो पैरामीटर्स है उसमें प्राइस का मतलब इट शुड नॉट बी एडजस्टेड फॉर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, करेक्ट, इट शुड बी एडजस्टेड फॉर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एसेट। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? द ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल मार्केट और इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। ये 2 बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, करेक्ट। एनी क्वेश्चंस ऑन फेयर वैल्यू? सर आपने DCF बोला ना लेवल 3 के लिए? हाँ, ठीक है। और सर अनलिस्टेड इक्विटी किस में आएगा? लेवल 2 में आ सकता है ना? लेवल 3 में आएगा। 3 में आएगा। अभी मेरे पास 21 का स्लाइड डेक नहीं है, तो वापस वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो हम ये इसको बाद में करते हैं 21 को। अभी रुकते हैं, 5 बजे है। सो अगले दिन का एक छोटा सा टॉपिक हमने कवर कर लिया, IFRS 13, लगभग आधा घंटा लगा ही हमें उसके लिए। सो ये 3 टॉपिक 15, 16, 12 प्लस ये छोटे छोटे टॉपिक देखते कैसे कर पाएंगे अगले वीक में। अगले वीक में संडे को थोड़ी देर तक मिलना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 22 घंटे तक जाएगा, 22-23 घंटे तक। तो मिलते हैं अगले वीक सैटरडे एट 9 o'clock 18 तारीख को। तब तक जो भी टॉपिक्स हमारे हैं जो करने हैं 15, 16, 12 प्लस 41 एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ग्रांट, EPS, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये आप थोड़ा सा रीड करके रखिए, बेसिक, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? बाय बाय, यू हैव अ नाइस वीक अहेड एंड हैव अ ग्रेट स्टडी। 1 महीना ही बचा है, पूरा भी नहीं। बाय बाय, थैंक यू। बाय। Thank you, sir. Bye. डू जॉइन नेक्स्ट वीक, ओके, थैंक यू, Thank you. Bye. बाय बाय।